नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। कासगंज में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 2 दर्जन। यूपी में गैंगस्टरों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। उधर शामली में इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान में हुआ विस्फोट। और खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में घुसने का संकेत दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका संघर्ष सरकार से है और वह चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्वक इसका हल निकाले, नहीं तो वह दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हैं और दिल्ली में घुसे तो सरकार कहेगी कि किसानों ने दिल्ली के दरवाजे तोड़ दिए हैं। हमारा संघर्ष है भारत सरकार से। 3 कानून जब तक वापसी नहीं होंगे ये किसान बॉर्डर से हटेगा नहीं। हम उनके दरवाजे पे बैठे और दिल्ली ने दरवाजे बंद कर रखे। हम चाह रहे हैं कि शांति से प्यार से दिल्ली बुलवा कर बातचीत करा, एक रास्ता निकाल ले। नहीं तो जो किसान 10 महीने से बैठा, फिर अगर हम दिल्ली में जान लेंगे तो फिर ये कहेंगे ये दरवाजे तोड़कर दिल्ली में गए। जो आप 10 महीने से आप वहाँ बैठे हो, आंदोलन कर रहे हो और सरकार आपसे वार्ता करना चाहती है, क्यों वार्ता नहीं कर रही है? आप नहीं, सरकार नहीं वार्ता करना चाह रही, वो झूठ कह रही है सरकार। इनको गोल्ड मेडल देंगे सरकारों को झूठ बोलने पे। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे और आप बात कर लो, तो इसका मतलब उन्हें फैसला सुना के सुरक्षित रख लिया। हमें तो बुला के वो स्टैंप पे मोहर लगाना चाहते हैं कि आप इस पे साइन कर दो। इतना कमजोर ना ये किसान है ना ये खाप पंचायतें हैं, ठीक है, कि हम इस टाइम पर साइन करते हैं। हम तो आमने सामने की बात करें भाई, और हम आमने सामने के उसमें संघर्ष में इसमें कहीं कमजोर नहीं है। जिस दिल्ली को इनको 10 महीने से घेर रखा इनको, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम इनको छोड़ देंगे नहीं। ये देश में, पूरे देश में आंदोलन है। हम चाहे महाराष्ट्र गए हो, चाहे कर्नाटक गए हो, तमिलनाडु गए हो, पूरे देश में हम जाते हैं तो पूरे देश में एमएसपी की गारंटी चाहिए। जो एक काले कानून है, सरकार ही अपने कानूनों में फंस रही है पूर्ण रूप से। अभी उन्होंने कहा कि तेल का स्टॉक नहीं होगा, हम भी तो कह रहे कि स्टॉक जो लिमिट बढ़ाई है इससे व्यापारी को फायदा हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो राकेश टिकैत का साफ तौर पर कह रहा है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं बागपत से। हैदर, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के, जो कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम दरवाजे पर बैठे हैं, अगर हम अंदर आए तो सरकार कहेगी दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए? जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत बागपत में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे महंगी जो बिजली है यूपी में है जा रही है और यूपी सहित पूरे देश के किसानों को एमएसपी नहीं दी जा रही है, जबकि बड़े व्यापारी धड़ल्ले से अपनी खरीदी हुई फसलें बेच रहे हैं। उन्होंने सरकार को दोगुनी आमदनी करने का वादा किया था। अब किसानों को 650 प्रति रुपए क्विंटल गन्ने का भुगतान मिलना चाहिए। उन्होंने राकेश टिकैत बागपत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कई गांवों का दौरा किया और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान और दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को बीजेपी वालों का चाचा जान बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी वालों का चाचा जान ओवैसी आ गया है और उन्हें चुनाव जिताकर जो अब ले जाएगा। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे हैदर, जैसे कि पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, तो वो राकेश टिकैत जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि या तो अब मान जाओ सरकार, नहीं तो हम दिल्ली में आ जाएंगे, तो क्या कोई नई प्लानिंग 2022 चुनाव के मद्देनजर बनाने जा रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ओवैसी का
बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अब युवाओं को भी आगे आना होगा। यानी कि साथ ही ओवैसी युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि अब युवाओं को ये मोर्चा संभाल लेना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो ऐसे ऐसे किसान आंदोलन को भी तेज करने की गतिविधियां यूपी में बढ़ा दी बहुत गई बहुत है। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए हैदर आपका, क्योंकि आज बागपत पहुंचे थे किसान नेता राकेश टिकैत, जहां जाकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को ही धमकी दे डाली। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। उधर यूपी के संभल जनपद में चकबंदी महकमे के लेखपाल की दबंगई सामने आई है, जहां लेखपाल ने किसान से रिश्वत की मांग की है और रिश्वत ना देने पर लेखपाल ने किसान को गाली दे दी। लेखपाल की गुंडई का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस मामले पर एसडीएम गुन्नौर ने जांच की भी बात कही है। सुनिए इस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बातें हुई है। मैं तो यहाँ गिन्नौर बैठूं कचहरी पर, तुम कहाँ मिल रहे हो ये बताओ। अरे भैया पैसा ट्रांसफर करा तो कराओ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ फार्म को। हैं? गिन्नौर पहुँच जाओ, फार्म का पैसा करा दो मेरे पास। ना कहाँ हो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे ढिंगा हूँ। चंदोसी हूँ, चंदोसी आ जाओ। और अब हाथ तब सवेरे कह रहे कि तुम गिन्नौर आ जाओ, अब मुझे कह रहे चंदोसी आ जाओ। भैया तो मैं कोई खाली ना बैठा हूँ, तुम्हारे तरह डीएम साहब की मीटिंग है, डीएम साहब के साथ में चलना हूँ। हैं? अब तुम कहाँ हो? मैं गिन्नौर हूँ इस समय कचहरी पे। जनसेवा केंद्र, हाँ जनसेवा केंद्र में मिठाई कराओ फटाफट जाकर। हैं? जनसेवा केंद्र पे जाके आप मिठाई करा दे। किस बात की? हैं? किस बात की खवाए दें? तेरी यही नोटिया की जानते बात दूंगो चाल तो ले दूंगा, याद आओ। तो आपने दे दिए थे? नहीं। चकबंदी विभाग का एक लेखपाल का ऑडियो वायरल है। इसमें अभी जानकारी मिली, कोई लिखित शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। उसी की जो ऑडियो हुआ है उसी को एसओसी साहब को भेजते हुए जांच के लिए भेजा जा रहा है, और अगर किसी का लिखित शिकायत प्राप्त होती है तो उसको अलग से जांच करते हैं। जांच लायक है सर, ये मुकदमे लायक है। वो रेप की धमकी भी दे रहा है सर, जाति आधार पर सर। हाँ, तो जो जिसे धमकी दी गई है वो अभी कोई शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ है। अगर ऐसा आता है तो उसमें संबंधित धाराओं में जो है मुकदमा भी दर्ज किया। ये कौन लेखपाल है, क्या इनका कुछ नाम? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि केवल ऑडियो ही अभी प्राप्त हुआ है, तो उसी ऑडियो की जांच की जा रही है कि कौन लेखपाल है और कहाँ पे। तो आपने ये ऑडियो सुना जिसमें एक चकबंदी महकमे का लेखपाल साफ तौर पर एक किसान को धमकी दे रहा है, और इस खबर पर क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है वहीं से मौके से हमारे सहयोगी संबल से जुड़ गए हैं दानिश। क्या कुछ जानकारी है दानिश आपको इस खबर को लेकर के? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार की मंशा है कि अपराध मुक्त पूरा हो, लेकिन अधिकारी लगातार सरकार की मंशा को सहन लगा रहे हैं। ये मामला सामने आया है जहां पर देखने की बात है कि किसान जो चकबंदी अधिकारी है किस तरह से गिन्नौर के इलाके में जो चकबंदी अधिकारी किस तरह से किसान को वो अवैध वसूली की बात कर रहा है, नहीं देने पर गाली गलौज की, और किस कदर इस तरह से जो वायरल वीडियो सामने आ रहा है वो बहुत ही अमानवीय चेहरा सामने। फिलहाल इस वायरल वीडियो के बाद अधिकारी इस पर जांच पर लगे हैं और जल्दी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाओं को धूमिल करने वाली जो तस्वीर है ये गिन्नौर से सामने आई है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या नाम, इसमें क्या अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है क्या दानिश? पर एसडीएम गिन्नौर और डीएम संजीव रंजन की संज्ञान में आया है। फिलहाल एक जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी जिस तरह से रिपोर्ट सबूत करेगी उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए दानिश, क्योंकि एक चकबंदी महकमे का लेखपाल था जो कि साफ तौर पर एक किसान को धमकी दे रहा था और किसान से रिश्वत की मांग भी कर रहा था, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद उस पूरे महकमे में खलबली मच गई थी। और आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लखीमपुर में एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसके बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तेंदुओं की काउंटिंग शुरू की। लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया।
और गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए सीएचसी निघासन में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं कासगंज जनपद में 24 घंटों के अंदर बुखार से फिर 3 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया है। जनपद में बुखार से मरने वाले लोगों की संख्या अब 2 दर्जन से भी अधिक हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कागजों में अभी भी किसी की कासगंज जनपद में बुखार से मौत होने की कोई सूचना दर्ज नहीं है। लगातार स्वास्थ्य महकमा जनपद में बुखार से किसी की मौत न होने की राग अलापता हुआ नजर आ रहा है। अरे यार तो हमारे लले तो 2 दिन वहाँ राजेंद्र डॉक्टर के टिंगन दे भाई 2 दिन दवा तो कच का सही मालूम करो कहीं फिर हमने कहीं चेंज करवा दियो डॉक्टर ना सही हो रहा तो दूसरे डॉक्टर को दे भाई दवा तो वहीं फिर वहाँ तक वो बताई रिपोर्ट आई पहले चेकअप ही करवाऊँ मैंने चेकअप करेगा तब दवा दे भाई तो वहाँ पे मांडी बुखार नहीं करो और पता ना कौन सा पीलिया कौन सी हुआ है दूसरी बताई थी। कासगंज से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के जो पिछले 24 घंटे में कासगंज में 3 लोगों की बुखार से मौत हुई है? जुबेर, आपको बता दूं कासगंज जनपद में दिन ब दिन बुखार का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कासगंज जनपद में 24 घंटे के अंदर बुखार से 3 लोगों की मौत हो गई है। कासगंज जनपद में बुखार का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि अब तक करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की बुखार के चलते मौत हो गई है। लेकिन कासगंज जनपद का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लापरवाह बना हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा के रिकॉर्ड में अभी भी किसी व्यक्ति की बुखार से मौत होना नहीं माना जा रहा है। लेकिन रोजाना दिन ब दिन इस बुखार के प्रकोप के चलते लोग काल के गाल में समाते हुए नजर आ रहे हैं और कासगंज जनपद के पटियाली गंज गुंडवारा में हालात बद से बदतर हो गए हैं और यहाँ आए दिन लोग बुखार से मरते हुए नजर आ रहे हैं। जुबेर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और सौरभ, लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि कासगंज में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हुई है, जिससे बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। और लगातार पुलिस जो महकमा है स्वास्थ्य विभाग, वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है वहां पर किसी की बुखार से मौत हुई है। और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रुपए को लेकर विवाद हुआ था और विवाद में कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद दोनों पक्ष, एक पक्ष के लोग एसपी ऑफिस पहुंच गए। बागपत जनपद का यह पूरा मामला है। बागपत जनपद के थाना बिनौली क्षेत्र के धनोरा सिल्वर नगर में रुपयों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस विवाद पर एक पक्ष शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया। और सामाजिक न्याय यात्रा लेकर शाहजहांपुर पहुंचे एमएलसी एवं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर जाति धर्म के लोग परेशान हैं, भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और वह पूरी तरह से आरक्षण समाप्त करना चाह रही है। भाजपा शासन में गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब जनता त्राही त्राही कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 18 सितंबर को जनपद शाहजहांपुर आ रहे हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण है, उसको भी कोटा पूरा नहीं किया जा रहा। सीटें खाली हैं, वैकेंसियां खाली हैं, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे अनुसूचित जाति की हो, चाहे अनुसूचित जनजाति की हो, सीटें खाली हैं और भरी नहीं जा रही। साथ ही साथ जिस तरीके से आरक्षण का घोटाला बीजेपी कर रही है, बीजेपी आरक्षण का घोटाला कर रही है। जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक बंडा सुनासर एक नानकपुरी, जो कि एक बहुत बड़ा सिखों का बाबा सुखदेव सिंह जी का जो बरसी हर साल मनाई जाती है, उस बरसी में वहाँ पर गुरुद्वारा, जो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसमें वहाँ पर शिरकत करने आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को यहाँ पर पुलिस लाइन उतरना था, हेलीकॉप्टर को लैंड करना था और 1.5-2
बजे के बीच में 18 सितंबर को। लेकिन अब ज़िला प्रशासन से जो वार्ता हुई है पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए, तो यहाँ का प्रशासन, अब जनपद शाहजहाँपुर के प्रशासन डीएम से लेकर सारे अधिकारी बता रहे हैं कि यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, 2 ट्रेनिंग लगातार चल रही हैं, पुलिस की काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि को देखते ठीक नहीं रहेगा। मैं रिलायंस में व्यवस्था करा दूंगा और बात भी हो गई है जीएम से कि वहीं हेलीकॉप्टर लैंड कर ले, तो उसके बाद वो शाहजहाँपुर आएंगे और वहीं से रिलायंस में हेलीकॉप्टर से जब लैंड करेंगे उसके बाद माननीय राम मूर्ति वर्मा जी के यहाँ, स्वर्गीय राम मूर्ति वर्मा जी के आवास पर पहुँचेंगे। लेकिन पुलिस लाइन में अगर हेलीकॉप्टर लैंड करता तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी थी माननीय राम मूर्ति सिंह वर्मा जी। और अगली बड़ी खबर संभल से मिल रही है, जहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में 2 लोग सवार थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार में मौजूदा व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकाले गए। एक और अगली बड़ी खबर संभल से हम आपको बता रहे हैं। संभल जनपद के मुरादाबाद रोड पर फिरोजपुर के निकट मारुति 800 में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। और आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जलती हुई कार की। किस तरह से आग का गोला बनी हुई कार ये जलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे ऊंची ऊंची लपटें कार में से निकल रही है। कार में 2 लोग मौजूद थे जो कार में आग लगने के बाद तुरंत बाहर निकल गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार संभल से बता रहे हैं, जहां एक चलती कार शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग का गोला बन गई। और ये पूरा मामला जनपद संभल के मुरादाबाद रोड के फिरोजपुर के पास का है, जहां 800 कार, जो मारुति 800 कार है, उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि कार में 2 लोग सवार थे, लेकिन जैसे तैसे वो लोग कार में से कूद गए और उन्होंने अपनी जान बचाई और वो कार से दूर हो गए। उसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाना। और आइए रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से ही यूपी पुलिस अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में दिन रात लगी हुई है। इसी के चलते सहारनपुर पुलिस ने बीते 6 महीने में 6000 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस के हत्थे चढ़े करीब 108 शातिर अपराधियों पर पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर कर दिया है। विगत 6 महीने में कुल 108 लोगों का जिला बदर हुआ है और 6 महीने में करीब 6000 अपराधी गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इसमें 96 जो ऐसे अपराधी हैं जो गैंगस्टर में निरुद्ध है और इनकी संपत्ति को भी हम लोग चिन्हित करके संपत्ति जब्तीकरण का कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो लियाकत, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, जो ये 6 महीने में 6000 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है? देखिए, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर पुलिस ने 6 महीने में करीब 6000 से ज्यादा जो गैंगस्टर है उन पर कार्यवाही की है, जो आरोपी हैं उनके ऊपर कार्यवाही की है, जिसमें 96 लोगों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, 108 जिला बदल किए गए हैं। इसमें कहा जा सकता है कि सहारनपुर पुलिस लगातार जो अपराधी हैं उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है कि वो भविष्य में कभी अपराध की घटना को अंजाम न दे पाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए लियाकत आपका, क्योंकि 96 शातिरों पर गैंगस्टर लगाकर उनकी करोड़ों की संपत्ति को भी सहारनपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। और अगली खबर शामली से है, जहां जनपद शामली में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में विस्फोट होने की घटना सामने आई है। जहां एक युवक बाजार की एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए आया और सब्जी खरीदने की बात कहते हुए थैले को दुकान पर छोड़कर चला गया, जिसके करीब 20 मिनट बाद थैले में एक विस्फोट हुआ और पूरी दुकान धुएं से भर गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं दुकान में हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी ये जिसमें विस्फोट हुआ है। भाई एक बच्चा आया, 22 साल के लगभग बच्चा आया, मास्क लगाए हुए था। उसने कहा एक बल्ब चाहिए, ले ले भाई, कितने का है? 100 रुपये का है। अब लो जी, उन्होंने 100 रुपये दे दिए, हमने उसे बल्ब दे दिया। वो कहने लगा जी मैं ये सामान रख दूं और मैं सब्जी ले आऊँ। दिया भाई, ये मामला हुआ। तो क्या हुआ फिर इस दौरान? बस इस दौरान 5 मिनट, लगभग 5 मिनट हुई। मैं वहाँ से मनोज की दुकान तक नहीं जा पाया। कितनी देर में विस्फोट हुआ, बहुत ही पहले आग बली, फिर धुआं, कम से कम 25 मिनट धुआं रहा।
लगभग कितने समय की घटना है, कितने बजे का मामला है? ये 4 बजे के लगभग का है। तो यहाँ पर बिजली के सामान की दुकान है। उस दुकान में एक व्यक्ति जो है वो आया और उसने बल्ब खरीदा और अपना जो सामान का एक जो उनका थैला था वो इनके दुकान पे उन्होंने रख दिया और कहा कि मैं आके ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उससे धुआं और कुछ चिंगारी जैसी चीज़ निकली। बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक साउंड भी हुआ और वहाँ पे जो उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें से कुछ शीशे वगैरह थे वो बाहर गिरा है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई इंजरी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रकार का कोई भी डैमेज नहीं है। इनफैक्ट जो बल्ब खरीद कर उस थैले में रखा गया था वो भी इंटैक्ट है, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। जो हुलिया बताया गया है, जो आसपास के फुटेज चेक किए जा रहे हैं उसमें कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे हैं, उसकी हम पहचान करा रहे हैं और जो एक्सप्लोसिव्स संभावना जिसकी बताई जा रही है उन सब चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट करा लिया है। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पर है और इसको हम फॉरेंसिक लैब में टेस्ट करा रहे हैं और इन सब के बाद जो भी आवश्यक अग्रितर कार्रवाई है वो कराई जाएगी। सर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वगैरह की कोई इसमें नहीं, ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिला है और एक मेटालिक बॉक्स है और उसी के अंदर कुछ चीज़ हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक कोई सर्किट या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शामली से जुड़ गए हैं श्रवण सैनी। श्रवण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में एक विस्फोट हुआ है? जी देखिए, जो पूरी घटना है शामली के थाना झंझाना की चौकी चौसाना की है, जहां चौसाना चौकी क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में एक ग्राहक सामान लेने आया था बिजली का, जो अपना थैला रखकर वहां चला गया ये कहकर दुकानदार को कि वह कुछ देर में आता है, कहीं और से बाजार से सामान लाना है। जैसे ही वह दुकान में थैला रखकर गया तो कुछ देर बाद ही दुकान में एक तीर विस्फोट होता है। हालांकि गनीमत रही कि दुकानदार भी उस समय जो है दुकान में मौजूद नहीं था और पूरा धुआं का गुब्बार जो है आसपास फैल जाता है, तो जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। श्रवण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो युवक थैला रखे गया था उसकी पहचान अभी हो पाई है? जी, जिस तरह से पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है तो पुलिस जो है पहचान करने में जुटी, आसपास के जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि अभी तक कोई पहचान इस मामले में नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जैसे कि शामली में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में विस्फोट हो गया और ये पूरा मामला उस समय का है जब एक युवक दुकान पर आता है और एक थैला रखकर वहां पर चला जाता है। और सीएम योगी के कैराना आगमन से पहले भाजपा जिलाध्यक्ष पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए 31 भाजपा पदाधिकारियों ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेज दिए हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने एवं उच्च गांव में बनने वाली पीएससी कैंप की भूमि का शिलान्यास करने के लिए 18 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना आने की संभावना जताई जा रही है। काफी दिनों से एक सोची समझी साजिश चल रही है कैराना विधानसभा के पूरे जिले की भाजपा को हराने के लिए। जो हमारे जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी हैं, वे कैराना की विशेष रूप से उपेक्षा कर रहे हैं। किसी तरह से यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, लगनशील कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है और न जाने कहाँ से नए नए कार्यकर्ताओं को एक हवाई चक के रूप में लाके स्थापित कर दिया जा रहा है, जो कि जिनका बैकग्राउंड, जिनका वहाँ पार्टी से अब तक कोई लेना देना नहीं है, जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पद दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। किस हिसाब से बांटे जा रहे हैं? मंडल स्तर पर पद की संतुष्टि नहीं की जा रही है, केवल मनमाने तौर पर कार्य हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा को जिले में से तीनों विधानसभाओं से उखाड़ने के लिए सत्येंद्र तोमर जी कोई साजिश रच रहे हैं। 4-5 दिन पे अल्पसंख्यक मोर्चा की एक सूची जारी की गई थी और सत्येंद्र तोमर जी ने फेसबुक पे उसे निरस्त करने की एक जानकारी डाली। वो ये विषय रहा था, जब वो सूची जारी हुई तो मंडल में बड़ा आक्रोश हुआ। मंडल में 2-2, 3-3 पीढ़ियों से पुराने हमारे जो है कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो है जब आके मुझे संबंध में बताया तो मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से, सत्येंद्र तोमर जी से और जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो जिलाध्यक्ष हैं सचिन जैन जी, इनसे और क्षेत्रीय अध्यक्ष बेनीवाल जी से संबंध में बात की, तब जाके वो सूची जो है निरस्त हुई। परंतु उसके बाद भी नए नाम जो आ रहे हैं मोर्चों में, नए आ रहे हैं। कैराना मंडल से या तो नाम लिया नहीं जा रहा है, अगर लिया जा रहा है तो मन मर्जी से लिया जा रहा है, उसमें मंडल स्तर पर
कोई भी संतुष्टि नहीं हो रही है। क्या कही? उधर लखनऊ के पूर्वांचल के रानीगंज विधानसभा में आयोजित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के महामंत्री पिंटू तिवारी व जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ विजय मिश्रा शामिल हुए हैं। इस मौके पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी ने किसान मोर्चा महामंत्री पिंटू तिवारी से कहा है कि जो लोग अपने पिता चाचा के सगे संबंधियों के ना हुए वह प्रदेश की जनता और किसानों के क्या होंगे। जो किसान है जी वो नित्य क्रिया घर पे रह के कर रहा है जी, वो ना रोड पे है ना सड़क पे है ना कहीं जाम लगा रहा है, और किसानों को यूरिया, सिंचाई, बिजली सरकार निरंतर दे रही है और किसानों में भ्रम ही नहीं है। और यहाँ केवल किसानों की नीति, सरकार ने जो किसानों की नीति बनाई वो किसानों तक पहुँचाई जा रही है, किसानों में कोई भ्रम और नहीं है कहीं भी। तो ये जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि किसान इस बार सरकार बदल देंगे, देखिए विपक्षी पार्टियां जब 6 महीने चुनाव रह जाता है तो आती हैं, सरकार बदल देंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये वो अपना घर चला नहीं पाया, अपने पिताजी को संतुष्ट नहीं कर पाया, अपने चाचा को संतुष्ट नहीं कर पाया, बुआ भतीजेवाद का संकल्प रख नहीं पाया, वो क्या सरकार बदल देगा? क्या आप अखिलेश चार सीटें उनको नहीं मिलने वाली, 5वीं की बात छोड़िए। राकेश टिकैत जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना? राकेश टिकैत किसान है ही नहीं, वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के मालिक है, वो विरोधी पार्टियों से धन लेके, और आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं जहां नशीला पदार्थ का प्रयोग हो रहा है, लोगों को दारू पिलाई जा रही, लोग गलत तरीके से उपयोग करके रोड जाम किया जा रहा है, ये एक हवा बनाया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रथम कार्य समिति बैठक थी और हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्देश था और 14-15 2 दिन हमको समय मिला था। मैं अभी 15 दिन पहले हमारी घोषणा हुई है और मैं हमारे प्रदेश नेतृत्व का जो आदेश था हमने वो पालन किया और कार्यक्रम। किसानों के प्रति जिस तरह से आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, तो इस पर किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? ऐसा है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, उनका सारा फोकस भारत के किसानों पर ही रहता है और रहेगा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जब किसान कमज़ोर होगा तो भारत कमज़ोर होगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जिस तरह से भारत के किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।